नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल का नाम है पाकिस्तानी नज़र से इंडिया की प्रोग्रेस किस तरह से दिखता है। दोस्तों ये वीडियो होलोक सर का वीडियो है। दोस्तों अभी हम वीडियो को देखते हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए जिसका टाइटल है इंडियाज़ प्रोग्रेस थ्रू माई लेंस। मतलब ये पाकिस्तानी बंदा है और इसने बताया है कि इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो मेरी नज़रों से कैसे मुझे दिखी। ये पाकिस्तानी बंदा है और ये चैनल है स्प्रेड पॉजिटिविटी का और उसने ये वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए देखते हैं भाई, बड़ी डिमांड आई थी कि चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या और क्या ये इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं ये जो भाई साहब हैं। हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज़। पाकिस्तान में ये किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अरसा तकरीबन ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लिकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज़ यानी या कि पाकिस्तान स्टडीज़। अब इन बुक्स का मकसद क्या होता है? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से, 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज़ तकरीबन उस सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है और हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ पे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर एक साल के बाद मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो RMB था, जो चाइना की करेंसी है, वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपये में एक RMB मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपये में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपये में मिलना शुरू हो गया, जबकि इंडियन को वही तकरीबन 11 रुपये में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डाउन हो रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इकॉनमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विज़िट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विज़िट ही नहीं किया, जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब US प्रेसिडेंट ने विज़िट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विज़िट करते थे। और वो पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था। तो और इंडिया की जो इकॉनमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते थे, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर थी, जबकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत ही नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था, क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था। तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि 1971 के अंदर, जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू हुए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज़ ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नज़र रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नज़र नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं, जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी हो गई। तो वो उस टाइम इंडिया को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विज़िट की है। अच्छा, वीडियो बड़ा खूबसूरती से ये इन्होंने बना रहे हैं और बड़ा अच्छा नरेट कर रहे हैं और ये कार्टून वाले शायद अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सच बोलते हो तो पाकिस्तान में आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो ये बात कही ना रिचर्ड निक्सन की और किसिंजर की, तो ये बात वाकई बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन यकीन मानिए कि उस समय इंदिरा गांधी ने जो निक्सन को जवाब दिया था ना, उस जवाब ने निक्सन को और फ्रस्ट्रेट कर दिया कि अमेरिका की बात को इंडिया जैसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री कैसे ऐसे कर सकती है। तो आप लोग, खैर वो क्लिप में दिखा नहीं सकता, वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं जाके गूगल पर और बाकी चीज़ों पर, वो वीडियो भी देख सकते हैं जब इंदिरा गांधी ने बोला था। और मुझे याद है कि पाकिस्तान में तब जब 71 वाली वॉर शुरू हुई तब बड़ा ज़ोर शोर से कहा क्या कि जी वो निक्सन ने भेजा है, 7वां बेड़ा भेज दिया है, अब तो पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिकी सेना आ रही है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हम ये समझ रहे थे कि इंटरनेशनल वो आ जाएंगी और सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएगा और हेल्प आ जाएगी और इंटरवेंशन आ जाएगी और ये मामला रुक जाएगा इस तरह के लिए, और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6 फ्लीट आ रहा है और मूव हो रहा है, और ये सब झूठी बातें, ये सब गलत बातें, और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। और वो सब फुस हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश नाम की नई कंट्री बन गई, पूर्वी पाकिस्तान डूब गया इन द सेंस कि मतलब पाकिस्तान के हाथों से छूटकर निकल गया, वो अपना वो खुद मुख्तार हो गया वो। तो उसके बाद भी आज तक लोगों को समझ नहीं आया कि जी अमेरिका ने कैसे उनको बेवकूफ बनाया। खैर वक्त की बात है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विजिट किया। फिर जो बाइडेन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई अरसा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकी सदर का फ़ोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है, जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, और इंडियन के साथ लोग बहुत अच्छे थे। मगर उनकी कॉल ना करने की वजह भी थी। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की इमदाद पे बैठा रहा। पाकिस्तान ने खुद इतनी ज़्यादा तरक्की की भी नहीं थी सारे अरसे में। उसको लगता था कि अगर उस पर अटैक होगा तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, और अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और वही चीज़ पाकिस्तान के जिस्म के अंदर अब तक बैठी हुई है, जिसको हमेशा यही लगता है कि मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे तो मुझे खुद तरक्की करने की क्या ज़रूरत है। आज भी पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और इन कंट्रीज़ पे बैठा हुआ है। उस टाइम भी पाकिस्तान इन्हीं सारे कंट्रीज़ पे बैठा हुआ था कि ये मेरी मदद कर देंगे। लेकिन जो ही अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल तक नहीं की, विज़िट करना तो दूर की बात है। लेकिन इंडिया का जो ताल्लुक़ था रशिया से वो डिफरेंट था। इंडिया इस तमाम अरसे के अंदर ख़ुद भी तरक्की करता रहा। शुरू में तो उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई क्योंकि जो उसकी इकॉनमी थी वो कैपिटलिस्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बल्कि वो थोड़ी बहुत सोशलिस्ट टाइप थी कि हुकूमत के अपने कंट्रोल में सारी बड़ी इंडस्ट्री थी और सारे बड़े शोबे हुकूमत के कंट्रोल में थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत की जो थे इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत के जो सेक्टर्स थे वो इनफिल्ट्रेट कर गए पूरे कंट्री के अंदर। तो बाद में जब इकॉनमी कन्वर्ट हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तकरीबन ओपन इकॉनमी के अंदर, तो उसका हुकूमत को ये फ़ायदा हो कि ऑलरेडी उसके सेक्टर्स मौजूद थे पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने अच्छी तरह इनफिल्ट्रेट कर चुके थे। तो इंडिया और जो रशिया का रिलेशनशिप था वो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल था। दोनों को जब फ़ायदा होता था तो वो काम करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया था अमेरिका पे। आज तक ये कई कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। फिर एक और रियलिटी भी मेरे सामने ब्रेक हुई। जो ही पाकिस्तान के अंदर इस अरसे के अंदर सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होती। सबको पता है कि 2009 के अंदर 2009 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा ली थी, लेकिन अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि आप ईरान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही तेल ना ही गैस। लेकिन इंडिया, जिसने ईरान के साथ ना कोई गैस पाइपलाइन है, ना तेल के लिए कोई डायरेक्ट तेल आ सकता है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट नहीं है, इंडिया की अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ईरान से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान, जिसके पास गैस है ही नहीं, जिसके लोग रात को ठंड में सोते हैं, उसको अलाउ नहीं किया कि आप ईरान से गैस खरीदें, इंडिया को अलाउ कर। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको अक्सर बताया करता था कि यार लंदन का जो मेयर है सदीक खान, वो तो पाकिस्तान। अच्छा, इसका मैं अपडेट दे दूं आपको। शायद बता चुका हूं पिछले कई वीडियोस में, लेकिन आप लोगों को शायद अपडेट मिला नहीं होगा कि उस जो गैस पाइपलाइन थी ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उससे पहले उसमें इंडिया भी था, लेकिन पाकिस्तान की चालाकियों, पाकिस्तान ने उसमें खुरपेच करना शुरू किया, तो इस वजह से इंडिया ने अपना हाथ पीछे कर लिया। बाद में ये डील ईरान और पाकिस्तान के बीच हो गई। मजे की बात यह है कि ईरान ने अपनी सीमा तक, मतलब पाकिस्तान की सीमा तक पाइपलाइन बिछा दी है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, सब कुछ कर दिया है। वहां से तो भाई पाकिस्तान को बिछानी थी, और ज्यादा दूरी जो है वो ईरान की थी, पाकिस्तान को कम दूरी तक शायद करनी है, या ईरान की ज्यादा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, खैर जो भी हो।
उसमें क्या हुआ कि अब पाकिस्तान डर गया, बोला कि अरे यार ये ऐसा कैसे करें, ऐसे कैसे करें, अब तो इमदाद, भाई जाहिर सी बात है कि जब आप एड ले रहे हो, पैसे डॉलर फेंके जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, आप उसके खिलाफ क्यों करोगे, जबकि आपके आवाम के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये गैस पाइपलाइन। अब ईरान ने कहा है कि अगर 2024 तक, डील के मुताबिक 2024 तक, आपके अप्रैल तक अगर आपने अपनी पाइपलाइन कंक्लूड नहीं की, आपने पूरी नहीं की, तो डील के मुताबिक 18 अरब डॉलर आप पर जुर्माना ठोका जाएगा और वह जुर्माना आपको ईरान को देना पड़ेगा। 18 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है, अब ये तो क्या कहें। और अभी अभी ईरान ने इंडिया की तारीफ भी कर दी है, बोला है कि हम इंडिया को और ज़्यादा तेल देंगे, और ईरान की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल बयान आया है। इस पर पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल मची है, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो सर ये सब ऐसे हुआ क्योंकि इंडिया लालची नहीं है। आप लालची नंबर 1 हो, जहां भी डॉलर का टुकड़ा देखा नहीं कि आप वुफ वुफ करते हुए पहुंच जाते हो, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ ही अरसे बाद एक और न्यू खबर आ गई, इंडियन ने मुझे आके बताया कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन बन गया, ऋषि सुनाक, और उसके अलावा उनकी होम मिनिस्टर भी इंडियन बन गई है। मतलब यूके तो अब तकरीबन चला ही इंडियन रहे हैं। मैंने कहा लो जी, मतलब सिर्फ लंदन का मेयर था पाकिस्तानी, अब तो पूरा यूके तकरीबन इंडिया के हवाले हो गया, इंडियंस के हवाले हो गया। मैंने कहा सही है। मेरे जो इंडियन दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो गूगल, इसका CEO भी इंडियन है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो इसका CEO भी इंडियन है। IBM का CEO भी इंडियन है। जो आप ट्विटर चला रहे हो उसका भी CEO इंडियन है। अडोब फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हो उसका भी CEO इंडियन है। तो मैंने कहा यार ये इंजीनियरिंग और IT के अंदर कितने ज़्यादा इंडियन है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ शो किया 2007 का कि अमेरिका के अंदर 13% जो न्यू स्टार्टअप्स थे सिलिकॉन वैली के अंदर, उनके CEOs इंडियन थे। 13%। हालांकि इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर 1% से भी कम थी, और 13% स्टार्टअप्स के अंदर वो थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक और ग्राफ था जहाँ 26% जो थे बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन CEOs, 26% इंडियन थे, बाकी सब जो थे चाइना और बाकी कंट्रीज़ के वो बहुत नीचे थे। मैंने कहा मतलब IT के मैदान में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया। और किसी भी कंट्री के बारे में अगर वो कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडियंस के लिए अच्छा है कि उनके इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। इससे क्या होता है, उनकी जो पुअर पॉपुलेशन है वो भी ऊपर आएगी, मीडियम क्लास ज़्यादा होगी। और अच्छी बात है कि अगर लोग किसी कंट्री के खुश रहें, हम कुछ लोगों के बारे में तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन हम एज आ होल कंट्री किसी को बुरा नहीं कह सकते। और बंदे को उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। हम खुद अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा अपना दिल करता है कि हमारा कंट्री तरक्की करे, यहाँ पे लोग खुश रहें, और क्या होता है जो पॉवर्टी है वो कम हो, जो डेब्ट है वो ख़त्म हो, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। तो इस सब अरसे के अंदर जो थी रियलिटी थी वो मुझे यूं ही नज़र आई कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से आगे था। पाकिस्तान से वो स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे था, अब मिलिट्री के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। वही अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हमेशा देता था, जो पाकिस्तान को अब F-16 भी नहीं बेच रहा था इतना, उसने इंडिया के अंदर अपना F-35 डिस्प्ले किया बेचने के लिए, जो उसके सबसे बेस्ट जहाज़ों में से एक है। लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को वो बेच सकता है। इंडिया का जो प्राइम था डिप्लोमेसी का वो मैंने देखा 2022 के अंदर, जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई। यहाँ पर तो इंडिया ने 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ खेला और बहुत अच्छा खेला है। मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट प्ले था उसका। इससे आगे मज़ीद भी मुझे उम्मीद है मुझे देखने को मिलेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने उसको सैंक्शन कर दिया, यूके ने, अमेरिका ने और कई कंट्रीज़ ने, कि रशिया अब अपना तेल नहीं बेच सकता उन कंट्रीज़ को। रशिया के तेल की प्राइस गिर गई तो इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दिया, और इंडिया वाहिद कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा ख़रीदा। कंपैरेटिवली तो यूरोप अभी भी ज़्यादा ख़रीदा, क्योंकि यूरोप ने सिर्फ आधा किया, कंप्लीट बैन नहीं किया पूरे 1 साल के बाद भी। इंडिया ने इतना नहीं ख़रीदा, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री जिसने अपनी जो पहले ख़रीदता ही नहीं था रशिया से या बहुत कम ख़रीदता था, उसने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, 10 गुना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। अब फिर इस तरह किया इंडिया ने कि इंडिया को शुरू में तो अमेरिका ने भी मना किया, उसने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बुरे, लेकिन इंडिया ने फिर भी ख़रीदा। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया ने वही ऑयल रिफ़ाइन किया और अमेरिका भी बेचना शुरू हो गया, तकरीबन 89,000 गैलन पर डे, और तकरीबन 1,70,000 गैलन पर डे यूरोप के अंदर भी बेचना शुरू हो गया। जिन्होंने रशिया का तेल बैन किया, इंडिया रिफ़ाइन करके उनको बेचना शुरू हो गया।
यानी कि सही क्लाइमैक्स था। उसने रशिया को भी फ़ायदा दिया, अपना भी फ़ायदा उठाया और बाद में अमेरिका और उनको भी बेच दिया। प्राइम टाइम था पाकिस्तान बेचारे को, तो रशिया ने तेल बेचा ही नहीं है। अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तेल मिल जाए और उम्मीद है कि मिल जाएगा तेल। तो कई चीज़ें हैं जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें और इंडिया के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें जिनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरी वीडियो उस बारे में नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ करूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और जब आप अपोजिट साइड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक डिल्यूजन के अंदर डाल दिया जाता है, एक चीज़ फैंटेसी के अंदर डाल दिया जाता है कि हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं बाहर से भी फिर आपको अंदाज़ा होता है कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इस बारे में वीडियो बनाना चाहता और ओके। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो ख़त्म हो गया। छोटा सा वीडियो है, 11 साढ़े 11 मिनट का वीडियो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है, जो चीज़ें इन्होंने बताई है, जिस नज़रिए से, जिस चश्मे से इन्होंने दिखाया है, वही रियलिटी है। और 99.99 पाकिस्तानी इस रियलिटी से दूर भागते हैं। वो मानने को तैयार नहीं होते कि जी ऐसा कुछ है। और आप नहीं मान रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में मजाक का विषय बना हुआ है। पूरा पाकिस्तान आज पाकिस्तान में क्योस है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। करीब क्या है, इनफैक्ट टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, बस इसकी आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आज पाकिस्तान में महंगाई 40% के भी पार जा चुकी है। आप समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कितने दुख की बात है। और यकीन मानिए ये दुख और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये दुख खत्म होने वाला नहीं है अभी, क्योंकि जैसे जैसे आपको और लोन मिलेगा, IMF से लोन मिलेगा, बाकी जगहों से लोन मिलेगा, आपकी महंगाई, आप पर टैक्स और लगाया जाएगा, आपसे वो पैसे और ज़्यादा वसूल किए जाएंगे कि अपना खजाना भरें और वापस भी करें और जो भी करना है वो करें। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है। वो मानने को तैयार नहीं कि 75 ईयर्स में जो कुछ भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ हेटर्ड, हिंदुओं के खिलाफ हेटर्ड, यहूदियों के खिलाफ हेटर्ड जो भरी है अपने बच्चों के जहन में, उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। और वो रिजल्ट पाकिस्तान की तबाही के रूप में दिख रहा है। लिंक है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना है और चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे। तो आपको भुखमरी मुबारक हो, आपको बेईमानी मुबारक हो, आपको धोखाधड़ी मुबारक हो, आपको क्राइम मुबारक हो, सब कुछ आपके मुबारक हो। आपके देश की चीज़ें हो रही। बाकी आप कहते रहिए कि जी इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आपके यहाँ जो जुल्म हो रहा है वो किस पर हो रहा है और कौन कर रहा है, इसका जवाब मुझे दे दीजिए। तो जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, अभी फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो, अगर ये वीडियो नया है तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छा कंटेंट बना सके। और आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। और नया है तो आप लोग, और एक बार बता रहा हूँ, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। और आप लोग को नया वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।